और 6-7 देशों में बोली जाने वाली, पढ़ाई जाने वाली भाषा भोजपुरी है। इतनी बड़ी संख्या आपकी है, अभी तक मान्यता क्यों नहीं मिली? कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनको जो एक आवाज़ उठानी चाहिए जिस पटल पे, वो लोग लगातार मजबूती से आवाज़ नहीं। क्या भोजपुरी भाषा का अपना व्याकरण नहीं है, साहित्य नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं मान्यता? आपकी नीयत क्या है? तो बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग मिलके भीड़ का निर्माण करते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति हमेशा क्रांति का प्रतीक होता है। कि भाई पढ़े लिखे लोग, ढंग के लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो वही चोर उचक्के। सजा है झूठ का बाजार मारा जाऊंगा, जो सच कहूंगा तो हर बार मारा जाऊंगा। और मैं खुद को घर में नजरबंद करके चैन से हूं। मैं खुद को घर में नजरबंद करके चैन से हूं, जो आ गया सरे बाजार में। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में है गुलरेज शहजाद। गुलरेज शहजाद का परिचय लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा। कवि हैं, लेखक हैं, फिल्मकार हैं, रंगकर्मी हैं और अब तक 8 कविता संग्रह की पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। चंपारण सत्याग्रह गाथा बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, जो भोजपुरी में है। पूरे सत्याग्रह आंदोलन की पूरी गाथा भोजपुरी भाषा में ये है। उसके अलावा उर्दू में इन्होंने स्याही सूखने से पहले इनकी एक पुस्तक है जो छप चुकी है। आग पे रखी रात हिंदी में छपी है और अभी मैथिली, हिंदी या कई भाषाओं से इन्होंने उर्दू में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हाल में ही प्रकाशित होने वाली हैं, जो अंतिम चरण में है, जिसमें नारायणी के दुख प्रबंध काव्य है। उसके अलावा धाह भोजपुरी काव्य संग्रह है। अधूरी मिट्टी उर्दू में इनकी पुस्तक आ रही है और सलीब से लटके शब्द ये हिंदी में ये पुस्तक आ रही है। इस पे काम कर रहे हैं। तो ज़रा हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन में जो राजनीतिक परिवेश है, जो स्थितियां हैं समाज की, उसमें एक साहित्यकार की क्या सोच है, एक साहित्यकार क्या सोचता है। सबसे पहले आपका स्वागत है और उसके साथ ही ये प्रश्न कि आज की स्थिति में साहित्यकार के मन में, दिलो दिमाग में क्या उठता है, क्या सवाल उठते हैं? कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि समाज जिस तरीके का होता है, साहित्य उसी चीज़ को प्रतिबिंबित करता है। तो हर समय की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और ये कहा गया है कि समय ही वो सत्ता है जिसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं, और समय की मांग के अनुरूप साहित्य या दूसरी भी जो चीज़ें हैं वो कारक तत्व के रूप में जो है उसके साथ जुड़ती हैं और अपने आप को वहाँ पर जो है उद्घाटित करती हैं अपने आप को। तो हर समय के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ये साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन एक सबसे बड़ा खतरा ये भी है कि भौतिकवादिता जो है आपकी चेतना को कहीं ना कहीं बाधित भी करती है, कुंठित करती है, बाधित करती है। और जब हम भौतिकवादी रुझान हमारे अंदर अगर आ गया तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं। जीने, खाने और ज़िंदगी के कारोबार के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो अक्सर अभी वर्तमान में देखा ये जा रहा है कि हम ज़रूरत के पीछे नहीं बल्कि इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब एक समय था, अपने बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है बहुत हद तक, कि जिस वक्त हम लोग शुरुआत की अपना साहित्य के साथ जुड़े, रचना कर्म से जुड़े, तो लोगों के साथ घूम के, गांव में जाके, परिस्थितियों को देख के, लोगों से बातचीत करके लोग साहित्य की रचना करते थे।
और बाद में एरिस्टोक्रेट साहित्यकारों की भी एक लंबी जमात सामने आई जो 5 सितारा होटलों में बैठ के एसी कमरों में बैठ के रचनाकर्म कर रहे हैं। तो मैंने शुरू में जो एक बात कही कि परिस्थितियां जैसे बनती हैं उस अनुसार जो है जो मांग के अनुरूप सारी चीज़ें चलती हैं, तो भौतिकवादी रुझान, बाज़ारवाद, इस सब का प्रभाव जिस तरीके से पड़ा उसी तरीके से रचनाकर्म भी प्रभावित हुआ। और वर्तमान में देख रहे हैं कि जैसे एक समय था कि कवि सम्मेलनों का, मुशायरों का जो दौर था, तो कवि सम्मेलन और मुशायरे भी होते थे, तो उसमें भाषा, ज़बान जो है उसकी सेवा थी, साहित्य की सेवा थी। लेकिन अभी का दौर ये है कि टोटल प्रोफेशनलिज्म आ गया है। लोग मुशायरों और कवि सम्मेलनों में पैसे कमाने जा रहे हैं। पहले पूछा जाता है कि कितना मिलेगा, तो सब तय होके होता है। बहुत सारे साहित्यकार ऐसे मैंने जो तय तो ये भी होता है, आप बेहतर बता सकते हैं कि किस मंच पर किस तरह की बात कहनी है। बिल्कुल, ये भी तय होता है। बहुत सारे रचनाकार जो है कंप्यूटर में फिट कर रखे हुए हैं कि इस रचना से हमको इतने की आमदनी हुई, इस रचना से इतने की यानी बनियागिरी है। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो परिवर्तनशील है, उसका असर आदमी के वर्तमान पे, भूत पे या भविष्य पे कहें, वो कहीं ना कहीं पड़ता है। यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप राजनीति से भी थोड़ा बहुत जुड़े रहें, तो एक साहित्यकार को और एक राजनीतिज्ञ को, आप दोनों को एक साथ लेकर अगर चल रहे हैं तो उसमें क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या दिख रहा है आपको? परेशानी तो ये आ रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग, ढंग के लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो वही चोर उचक्के आएंगे। लेकिन ये आम जनता इस तरीके से कॉम्पेल करती है आपको, पूरा सिस्टम ये कॉम्पेल करता है आपको, इस चीज़ के लिए बाधित करता है, आपको बाध्य करता है कि आप भी करप्ट हो जाइए। जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के अनुसार अगर आप अपने आप को बदल नहीं रहे हैं तो आप जो है इस राजनीति में टिक नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों का सर्वाइवल राजनीति में मेरा है। लेकिन एक चीज़ है कि राजनीति में कुछ हासिल हो नहीं हो, कम से कम अनुभव भंडार में कुछ इजाफा हुआ है। इतने तरह के चेहरे मैंने देखे हैं कि मेरा ये मानना है कि आदर्श व्यक्तित्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और इसी बीच मैंने 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। जी, मैं वही कहना चाह रहा था कि इस राजनीति का जो द्वंद्व है उस पर कुछ पंक्तियाँ हों। जो आदत है ज़माने की वो आदत हो नहीं पाई, जो आदत है ज़माने की वो आदत हो नहीं पाई, किसी दुश्मन से भी मुझको अदावत हो नहीं पाई। अब मोहब्बत का पुजारी हूँ, लुटाया जानो दिल अपना, कि रहकर भी सियासत में सियासत हो नहीं पाई। क्या बात। और सियासत की बात जो मैं कह रहा हूँ कि सियासत हो नहीं पाई, क्यों नहीं हुई? ऐसी बात थोड़ी कि ले मैं हूँ सियासत नहीं जानता हूँ। लेकिन जो प्रवृत्तियां हैं, जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के तहत नहीं जा सकता, बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए कि अंतरात्मा की आवाज़ को दबा नहीं सकता, ज़मीर का सौदा नहीं कर सकता, और बिना सौदा किए भी राजनीति की जा सकती है। ऐसी बात नहीं कि मैं फरार का रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ, छोड़ के भागने की नहीं, संघर्ष करना है। जैसे कि छोड़ के भागूंगा तो फिर वो लोग अपना स्पेस बनाएंगे ना, भागूं क्यों? अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो समझदारी है, उस समझदारी के अनुसार मैं खड़ा रहूँगा। इधर राजनीति पर कुछ लिखे हैं कि नहीं? 2-4 पंक्तियाँ मोबाइल खोलिए और कुछ बताइए। देखिए, राजनीति पे अब मुझे नहीं लगता कि नई चीज़, राजनीति लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति आत्मसात करने वाली चीज़ है। आजकल राजनीति पर लिखने का मतलब होता है कुछ कटाक्ष। हाँ, कटाक्ष। क्योंकि राजनीति में कुछ अच्छा है ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, अच्छा है भी, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल, मैंने दिख तो नहीं रहा है, नकारात्मक सोच का व्यक्ति मैं नहीं हूँ। कहीं दिख तो मैंने नहीं रहा। जैसे आपने ही शुरू में कहा कि हमारे वर्तमान भविष्य दोनों को राजनीति प्रभावित करती है, तो जब प्रभावित करने वाला जो कारक है उसको यूं ही थोड़ी छोड़ देना है। फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? हम ये नहीं सोच रहे कि हम दामन बचा के भाग जाएंगे तो कटघरे में हमारे आने वाली पीढ़ी हमको खड़ा करेगी, निश्चित तौर पे करेगी।
तो हम जितनी सकत हमारी है, जितनी समझदारी है, उसके अनुसार हम प्रतिरोध करेंगे उसका। तो बहुत सारी भीड़ लोग मिलके भीड़ का निर्माण करते हैं, लेकिन अकेला व्यक्ति हमेशा क्रांति का प्रतीक होता है। हम उस धारा पे चलते हैं। उसी तरह कुछ क्रांतिकारी पंक्ति बताइए। क्रांतिकारी पंक्ति, मेरा ये मानना है कि प्रेम से बड़ी क्रांति दुनिया में कुछ है ही नहीं। प्रेम पे ही वो सब। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, और प्रेम ही शाश्वत है। और प्रेम भी प्रभावित हुआ। इसके बाद कुछ बात हम भोजपुरी की भी करेंगे जी। सजा है झूठ का बाजार मारा जाऊंगा। सजा है झूठ का। सजा है झूठ का बाजार मारा जाऊंगा, जो सच कहूंगा तो हर बार मारा जाऊंगा। और मैं खुद को घर में नजरबंद करके चैन से हूं। मैं खुद को घर में नजरबंद करके चैन से हूं, जो आ गया सरे बाजार मारा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। और मैं कटघरे में खड़ा हूं तमाम रिश्तों पे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बाहर के लोग कहते हैं कि अब तो पॉलिटिक्स में आए हैं, बड़ा लूट के रुपया कमाए होंगे, बहुत रखे होंगे। आपको हंसी आएगी, मेरी पत्नी कहती है कि पैसे कहीं छुपा उपा के घर में आते हैं। तो घर में पत्नी को विश्वास नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो बाहर वाले के मतलब राजनीति का क्या घर से बाहर तक दर्पण है, क्या चरित्र हो गया है, वो दर्शाता जो है। पत्नी जो दिन रात आपके साथ है, उसको भी विश्वास नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और मेरी हालत ये है कि 10,000 रुपये होते हैं तो मुझे लगता है मोतिहारी खरीद सकता हूँ। इसलिए की ज़रूरत हमने बड़ी सीमित करके रखी है अपनी, और उसी तरीके से जीने का आदमी। इसलिए कहा कि मैं कटघरे में खड़ा हूँ तमाम रिश्तों के, इन्हीं के बीच में इस बार मारा जाऊंगा। मैं कटघरे में खड़ा हूँ तमाम रिश्तों के, इन्हीं के बीच में इस बार मारा जाऊंगा। मैं लफ्ज़ लफ्ज़ उलझती हुई इबारत हूँ। तो मेरा अपना दुख है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं लफ्ज़ लफ्ज़ उलझती हुई इबारत हूँ, अब घुटन में है मेरा किरदार मारा जाऊंगा। क्या बात, क्या बात। मैं लफ्ज़ लफ्ज़ उलझती हुई इबारत हूँ, घुटन में है मेरा किरदार मारा जाऊंगा। अब गुलों के हार पहनकर खुशी नहीं गुलरेज, गुलों के हार पहनकर खुशी नहीं गुलरेज, जो सर पे लटकी है तलवार मारा जाऊंगा। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। तो मारा जाऊंगा। अब ये बताइए कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जगह दिलाने के लिए एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे, और यहाँ से दिल्ली तक वो चल रहा है। अभी क्या स्थिति है उसकी? सरकार ने कभी इस पर सोचा, कुछ बात हुई या क्या हुआ? सबसे विडंबना की बात यह है कि होना तो सरकार के स्तर पे ही है। आप सरकार तो आपकी है, वही बात मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस मुद्दे पर जो इसलिए कि हमारी मातृभाषा है, हालांकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आए बात, इसलिए बोलना ये मजबूरी भी है। 21 करोड़ से अधिक की संख्या भोजपुरी भाषियों की, उसके लिहाज से आप मैथिली भाषियों की संख्या देखिए। उनको संवैधानिक मान्यता मिले अच्छा खासा समय बीत गया, और 6-7 देशों में बोली जाने वाली, पढ़ाई जाने वाली भाषा भोजपुरी है। इतनी बड़ी संख्या आपकी है, अभी तक मान्यता क्यों नहीं मिली? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। इसलिए कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उनको जो एक आवाज़ उठानी चाहिए जिस पटल पे, वो लोग लगातार मजबूती से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। एक लंबे समय से मान्यता की आवाज़ मांग हो रही, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मजबूरी है आपको? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए आप जो है बार बार कहेंगे भोजपुरी को मान्यता दे देंगे। अटल जी ने कहा था, अटल जी जैसे व्यक्ति ने कहा, हम लोग को उम्मीद जगी कि इसलिए कि एक आधुनिक भारत में देखिएगा कि पॉलिटिकल लिहाज से जो एक समृद्ध सोच का व्यक्ति था, उस आदमी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। तो हम लोग को उम्मीद थी कि वाजपेयी जी ने इसकी घोषणा की है कि जल्द इसको मान्यता मिलेगी, तो हम लोग को उम्मीद बंदी थी। लेकिन उनके बाद जो है ठंडे बस्ते में चली गई चीज़। मनोज तिवारी जी भोजपुरी के
नाम पे ही जो है अभी जो जिस जगह पे हैं बिल्कुल, वो भोजपुरी के कारण उनको जगह वो मिली, जीते भी उसी कारण मिले। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने, सब चीज़ होने के बावजूद जो है, और जीते भी भोजपुरी भाषियों के वोट पे, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं आप? फिल्म उद्योग भी बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, हाँ। लेकिन फिल्मी दुनिया के लोग भी कभी भोजपुरी को मान्यता मिले इसको लेकर तो कभी इस तरह की बिल्कुल नहीं। इसलिए कि भोजपुरी की रोटी लोग खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी की लाज बचाने के लिए कोई आ नहीं रहे हैं। और स्थिति तो यहाँ है कि भोजपुरी को पैसा कमाने का माध्यम बनाया और भोजपुरी भाषा से वेश्यावृत्ति करवाई लोगों ने, अश्लीलता उसमें परोस के। भोजपुरी अश्लीलता वाली भाषा, रोज विवाद हो रहा है, अश्लीलता वाली भाषा है। आप संत कबीर से लेके भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र और कितने नाम गिनाए जाएं, क्या भोजपुरी भाषा का अपना व्याकरण नहीं है, साहित्य नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं मान्यता आप? आपकी नीयत क्या है? आप स्पष्ट करिए। और सबसे बड़ी बात ये, भोजपुरी भाषियों के लिए ये बेइज्जती की बात है। आप एक साथ बहिष्कार करिए, किसी भी सरकार का बहिष्कार करिए कि भोजपुरी को मान्यता नहीं मिलती है, हम नहीं आपका साथ देंगे। प्लेटफॉर्म पे आना पड़े, अलग अलग जो है मठाधीशी त्यागनी पड़ेगी। ये अगड़ों का अलग संगठन है, पिछड़ों का अलग संगठन है, पंडितों का अलग संगठन है, अति पिछड़ों का अलग संगठन, गलत बात है। एक प्लेटफॉर्म पे आके मजबूती से सबको लड़ना पड़ेगा। अपनी अपनी मठाधीशी त्यागिए और अपनी भाषा के प्रति आग्रह पालिए, तब जाके होगा, ऐसे नहीं होना है। लेकिन आपने तो वही कह दिया कि मेढक को तराजू पे तौला जाए, ये तो संभव नज़र नहीं आता है। अच्छा, संभव कैसे नज़र नहीं आ रहा है? आपके पास उदाहरण एक पर एक है। मैथिली वाले लोग एक साथ नहीं किए, आप ही के यहाँ के हैं, वो हो सकते हैं। आप इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, आपको जब लगेगा कि ये हमारे अस्मिता की लड़ाई है, तब जाके होगा। तो वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके यहाँ इतने दिनों से ये मांग चल रही है, आंदोलन चला और बहुत बृहद तौर पे चला, लेकिन नहीं चल रहा है। अभी तो खैर ये कुछ इस तरह की परिस्थितियां आ गई। पिछले दिनों मैंने किया कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र के पूरे हिंदुस्तान के जितने सांसद हैं, सबके यहाँ पत्र हमने भेजा, और उस पत्र में राधा मोहन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, और मैंने 1 दर्जन भर से ऊपर जो सांसदों का पत्र मेरे पास आया कि उन्होंने बाज़ाब्ता, उन्होंने गृह मंत्री जी को जो पत्र लिखा हमारे पत्र के आलोक में, बाज़ाब्ता उसकी कॉपी मुझे भेजी है। थोड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतनी चेतना तो है कि जो ज़रूरी मांग है इसको लेके गृह मंत्री को पत्र लिखा जाए। दर्जन भर से ऊपर सांसदों ने पत्र भेजा है मुझे, मेरे पास है, रिकॉर्ड में रखा हुआ। तो जो पत्र भेज दिया गया, ठीक है, लेकिन अब जो पत्र भेजा गया उसके पीछे मैंने क्या कार्रवाई की, फॉलो अप होना चाहिए। तो आप आवाज़, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि एक आशा बंधती है। निराशा तो कोई बात ही नहीं है। आज नहीं तो कल हम अधिकार तो लेके रहेंगे, ये हमारा अधिकार है, इसको छोड़ कैसे देंगे। चलिए, अब भोजपुरी की बहुत बात हुई तो भोजपुरी में एक कुछ सुनाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी कविता के बारे में मैं कहूँगा, मैंने जो शुरू में जो बात कही थी फिर वहीं लौटता हूँ कि समय के अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ेगा, ट्रेंड देखना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी जो अब जैसे देखिए भोजपुरी में हमने आपकी कई रचनाओं को देखा है। भोजपुरी में एक ट्रेंड रहा है कि प्रेम की बातें होंगी, क्या कहते हैं, पति की बात होगी, सावन की बात होगी, लेकिन उससे अलग कुछ बात नहीं हो रहा था। लेकिन आपकी कविताओं में उस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं जो एक नया मार्गदर्शन दे रहा है या एक नया रास्ता खोल रहा है जी। तो उस आधार पर एक कुछ सुनाइए। कि कुछ वजह कि पियवा बलमुआ से आगे निकल के आपको भोजपुरी को ले जाना पड़ेगा। जो जीवन के में जिसमें हम जी रहे हैं, इतने सारे विषय हैं, और दूसरे भोजपुरी में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि एक शब्द के बदले में कई शब्द हैं। आप ठीक है, अब मैंने अब दर्द की बात हम कर रहे हैं तो पीसना, बथना, दुखाना, अंगराना, कई तरह के शब्द हैं। हाँ, अंग्रेजी में ऐसे पेन है, उर्दू हिंदी में दर्द है, यही सब है। लेकिन इतने सब्स्टिट्यूट हैं आपके पास
फलक इतना बड़ा है कि कुछ भी रच सकते हैं आप। लेकिन वही कहें कि आपको दायरा तोड़ के निकलना पड़ेगा, समय के अनुरूप बदलना पड़ेगा, तब जाकर भोजपुरी कविता जैसे देखिए एक छोटी सी कविता है, प्रेम को कैसे व्याख्यायित कर सकते। और कविता में हमेशा ये कहते हैं कि आप नारा कभी कविता नहीं हो सकती। कविता किसी का नारा हो सकती है, लेकिन नारा कविता नहीं हो सकता। तो कविता मांग करती है किसी के आर्ट की, तो आर्ट फॉर्म अगर आपके पास नहीं होगा, कला नहीं है, तो कविता नहीं है। पर्दे में बात करने का नाम कविता है। कि नेह के अंगुरी देह पर संसरल, मन संतूर नियन बाजल। भोजपुरी की मुलायमियत देखिए, कुछ भी कह सकते हैं। नेह के अंगुरी देह पर संसरल, मन संतूर नियन बाजल। आ गांठ खुलल अचरज के अचके, आ भग जोगनी के दियरी लागल जरे दनादन। वाह। गांठ खुलल अचरज के अचके, भग जोगनी के दियरी लागल जरे दनादन। आ मुंह के तोपलस कुछ कुछ रतिया, कुछ कुछ काली रात, घुप अंधेरी रात। मुंह के तोपलस कुछ कुछ रतिया, देह नेह के आग जरल, सगरो दीपक राग बरल। क्या बात। देह नेह के आग जरल, सगरो दीपक राग बरल। और रहे अनहरिया खुटी आइल, जे तूर तार के पगहा भागल, मन संतूर नियन बाजल। कहने का तरीका आपका हो सकता है, नए सिमरीज, नए सिंबल्स उठा के आप कहिए। भोजपुरी में बड़ी संभावना है। जैसे हर मुद्दे पे दिखा जाना चाहिए, राजनीति से लेके देखिए, ढोल मजीरा चेत कबड्डी शीर्षक, ढोल मजीरा खानी जंगल बाज रहल बा। ढोल मजीरा खानी जंगल बाज रहल बा, आ आबादी के मौन में भारी कोलाहल बा। जंगल यहाँ किस चीज को प्रतिबिंबित किया गया? अब लेखक से कभी नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि सुनने वाला अपने तरीके से उसको जो है समझे। ढोल मजीरा खानी जंगल बाज रहल तो बा। लगता है राजनीति से जुड़ा हुआ कुछ। अब कुछ चलिए। ढोल मजीरा खानी जंगल बाज रहल बा, आबादी के मौन में भारी कोलाहल बा। आ समय के माथ पर चिन्हासी चिंता के लौके, घर के भीतर बाहर सगरो राजनीति के हल्ला गुल्ला। घर के भीतर बाहर सगरो राजनीति के हल्ला गुल्ला। आ धर्म कबड्डी खेल भइल बा, धर्म कबड्डी खेल भइल बा। हिंदू मुस्लिम के रट मारत दौड़त पंडित ज्ञानी मुल्ला। केहू जतन करे कुछ नाही, केहू जतन करे कुछ नाही, सब केहू बनल पंसोखा, ओका बोका तीन तड़ोका। केहू जतन करे कुछ नाही, सब केहू बनल पंसोखा, ओका बोका तीन तड़ोका। आ मुचकावा ईमान धर्म के हड्डी गुड्डी, मुचकावा ईमान धर्म के हड्डी गुड्डी। आओ चलो खेलल जाओ चेत कबड्डी, चेत कबड्डी। कबड्डी का खेल, और इस खेल में कितने रिश्तों, और कबड्डी वैसा सिंबल है कि जिसके तहत आप जो सारी मर्यादाएं, सारी नैतिकता, सारे संबंध, सबके साथ आप दुर्गति कर रहे हैं। गठजोड़ की राजनीति, गठजोड़ की राजनीति पे देखिए, नाजायज गठजोड़। कल तक जिसको आप गाली दे रहे हैं, आज उसी के गलवैया क्या मतलब उस पे है कि नाजायज गठजोड़ से देखी राजनीति बिया गाभिन भइल। गाभिन भाई। नाजायज गठजोड़ से देखी राजनीति बिया गाभिन भइल। अब प्रसूति के पहले के बाद गजब तमाशा, नाजायज जन्मौती के अब जायज एगो नाम धराई। नाजायज जन्मौती के अब जायज एगो नाम धराई। सगरो बाटे इहे हल्ला, नया विधान बनावल जाता। जेने देखी ओने लौकी एक ही सोच के चट्टा बट्टा, जेने देखी ओने लौकी एक के सोच के चट्टा बट्टा। अट्टा पट्टा मार दे पट्टा। चलिए, तो अट्टा पट्टा मार झपट्टा। एक साहित्यकार जब राजनीति में जाता है तो उसकी क्या स्थितियां परिस्थितियां होती है, सामने दिखा गुलरेज भाई के साथ। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो हमारी भाषा है, मतलब हमनी के जो भोजपुरिया भाषा बा, ओकरो मान्यता मिली। तब बस आज इतने। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।